दोस्तों, सिनेमा हॉल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें। सीधा ऑडिशन देने मुंबई आया। मैं ऐसे क्रेजी काम बहुत कर चुका हूँ। तो जिस चीज़ में भरोसा होता है, जो चीज़ मुझे समझ आती है, फिर मैं उसमें झोंक देता हूँ। अब बहुत ये नहीं देखता कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये सब बहुत सोचता नहीं। हमेशा एक भरोसा रहा कि कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करेंगे, ये भरोसा हमेशा था। वो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजबूरी में करूँ, वो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। ये हमेशा एक अंदर से रहा है। तो आया, ऑडिशन दिया, और ऑनेस्टली मुझे ये नहीं पता था कि ऑडिशन क्या होता है। मैं वहाँ आया। आप बता पाएंगे किसका था, क्या था टैलेंट हंट? वो सुपर स्टार्स करके एक टैलेंट हंट था, ये डीडी मेट्रो पे आता था। कैरी पैकर्स ने वो चैनल 9 गोल्ड लॉन्च किया था। और तो वहाँ पहुँचा, एकदम नया था, पहली बार मुंबई आया था। तो गया, देखा वहाँ, अच्छा ऐसे ऐसे दिया जाता है। मैं उसके पहले एनएसडी जब जाता था तो वहाँ घासीराम कोतवाल एक प्ले हुआ था, और बजाज जी ने उस समय घासीराम कोतवाल किया था। और वो प्ले मैंने वहाँ देखा। मतलब मेडिकल कॉलेज में जब भी छुट्टियाँ या एक मिनिमम अटेंडेंस के अलावा सारा दिन किसी न किसी तरह से मैं एज एन एक्टर कुछ करने में लगा देता था। तो मैं दिल्ली निकल जाता था, कोई वर्कशॉप मिल गई तो कर लिया, कहीं कुछ भी, बस ऑफिशियली मैं नहीं कर सकता था, बिकॉज ऑफिशियली मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था। तो वो प्ले मैंने देखा था और मेरे दिमाग में रह गया। अच्छा। मैं वहीं पे बैठा और लिखा, घसिए तूने बनाया मुझे घसिया से घासीराम कोतवाल, और ऐसा करके जो उस समय समझ में आई बात, वो सब कर करा के मिक्स करके 1-1.5 पेज लिखा और जा करके दिया। उनको अच्छा लगा और हो गया। अब उसके बाद पता चला कि अब कई सारे राउंड्स हैं, क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, फाइनल है। तो सब में जो है कुछ स्क्रिप्ट लगेगी। तो दैनिक जागरण जो अखबार है उसका संपादकीय मुझे याद था, उसमें एक कहानी लिखी थी कुछ, तो वो याद रह गया था मुझे। पूरा तो नहीं याद था, लेकिन एक होता ना कोई चीज़ सार आपके दिमाग में रह जाता है। तो वहाँ से कुछ लिखा, ऐसे करके क्वार्टर फाइनल खींचा, फिर सेमीफाइनल में कुछ ऐसे अलग अलग करके लिखता था, करता गया और पसंद आता गया। फाइनल में महेश मांजरेकर सर जो है, जो जजेस का पैनल था उसमें वो भी थे, और उसमें जो मैंने परफॉर्म किया उसको रोक दिया गया क्योंकि उसमें कुछ शब्द ऐसे थे सेंसर। तो कुछ शब्द ऐसे थे जो चैनल शायद पास नहीं करेगा। मुझे वो सारी चीज़ें उस समय नहीं समझ आती थी। जी जी। ये हुआ कि आप खुद से कुछ करिए और टाइम ले लीजिए। मैं मतलब ये हो गया कि अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि लोग बोल रहे हैं आप जाओ, बाद में आना करना, बोला नहीं मैं अभी करूँगा। बोले अरे भाई बहुत इम्पोर्टेंट मंच पे हो और वक्त ले लो, ज़ाया मत करो। बट मुझे नहीं बात समझ में आई। वो मोमेंट में पता नहीं जो मैं फील किया वो करता चला गया। मैंने बोला नहीं नहीं सर मैं करूँगा, अभी करूँगा। बोले क्या करोगे? बोला वो नहीं पता मैं क्या करूँगा। बोले ऐसे थोड़ी होता है। बोला सर मैं करूँगा। और पता नहीं क्या बोला, क्या हुआ, ट्रॉफी मिल गई, मैं जीत गया। अरे वाह। तो ऐसा हुआ था। तो महेश सर ने फिर ये कि मुझे फिल्म मिली पिता, वहाँ से शुरुआत हुई। जी। इस बीच में अभिनीत खन्ना ने तो यहाँ तक तारीफ की आपकी कि आपका काम देख कर उनके पसीने छूट गए इस ढंग से। और माधव श्री मोहन जी आए हैं कोई, उनका कहना है फिल्म में तो बस विनीत ही विनीत है। हेलो माधव जी, बहुत जबरदस्त अभिनय। लेकिन आश्चर्य होता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में खुद को प्रूव करने के बाद इतना वक्त क्यों लगा? माधव जी इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि मुझे जो भी काम आ रहे थे वो वैसे ही काम आ रहे थे जैसा मैंने किया था। और 2013 जनवरी में मेरे लिए एज एन एक्टर अगली जो फिल्म है वो कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि वो कैन फिल्म फेस्टिवल में थी 2013 में, जो कि मई में होता है, मई मिड में।
तो पोस्ट प्रोडक्शन का टाइम आप उसमें समझ लीजिए। जैन में मेरे लिए वो फिल्म हो गई थी और उसके इमीडिएट बाद ये बॉम्बे टॉकीज भी हो गई थी। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, क्योंकि जो भी काम आ रहे थे वो उन किरदारों से मिलते जुलते थे जो मैंने किया था। खुद से हमेशा मुंबई का एक पैटर्न भी है, लोग आपको जैसे रोल में देख लेते हैं वैसे ही रोल नए डायरेक्टर ले आते हैं, वो कल्पना नहीं कर पाते हैं। अनुराग जैसे विजनरी डायरेक्टर बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल अलग किस्म की भूमिका में आपको देख पाते हों, ऐसा भी शायद होता है। अब मैं मेरी राम कहानी जानता हूँ मेरा जो अनुभव है मैं उसी के ऊपर बात कर पाऊंगा। मेरे पास जो चीज़ें आई मतलब वो मोर और लेस ऐसी ही थी। मतलब उसकी ओरिजिन कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि ये किरदार वो किया है की वजह से आया है। अब इसमें नाम अलग है, फिल्म अलग है। तो खुद से हमेशा यही पूछता था कि मैं मुंबई क्यों आया, क्योंकि अब 2013 में मुंबई था। तो मुंबई क्यों आया? क्या मैं सर्वाइवल के लिए आया हूँ? और अगर सर्वाइवल के लिए आया हूँ तो डॉक्टर क्या बुरा था? तो एक बेचैनी होती थी मुझे, और बहुत मतलब उससे भाग नहीं सकता था मैं। अब या तो वही कर लिया जाए, अब तक हो गई होती कुछ 2013 से अब तक 12-15 पिक्चर कर लिया होता, लेकिन वो जो अजीब सी एक फीलिंग थी उससे वो नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करूँ, इसको कैसे हैंडल करूँ। हमेशा ये होता था नहीं फिर तो मतलब सारे दोस्त हैं, किसी ने हॉस्पिटल खोला, कोई बाहर चला गया, सब लोग मेरे टच में हैं, और फिर वही करता। दाल रोटी के लिए अगर आया था तो क्या बुरा था, डॉक्टर भी ठीक थे, पापा भी खुश रहते। ये था कि नहीं तो करूं क्या। और इसलिए ये इतना लंबा गैप था, क्योंकि वो फिर वो लिखना शुरू हुआ, चलो भाई लिख के भी देखते हैं, कोशिश करते हैं। और एक फिल्म एक स्क्रिप्ट पहले भी लिखी थी लेकिन वो अभी बन नहीं पाई है। वहाँ थोड़ा कुछ इमोशनल अटैचमेंट जो है वैसा था, तो खैर उसकी बात में करेंगे, बाद में तो बात की जाएगी। तो ये लिखना शुरू हुआ कि ये भी कोशिश करते हैं। तो लिखने में एक बड़ा वक्त गया। मैं, मेरी सिस्टर और मेरे एक दोस्त हमने शुरू किया, और नाम भी बताते जाए। हाँ, मुक्ति और केडी। बाद में मेरे दोस्त बिजी हो गए अपने दूसरे कामों में, फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने कई सारे ड्राफ्ट किए। फिर ये लगा कि हाँ भाई अब चलो बाहर चलते हैं, आई थिंक निकलना चाहिए, और फिर शुरू किया। तो मुझे ये लगा था कि हो जाएगी। यहाँ रुकता हूँ। लिखने की बात जो क्यों ऐसी ज़रूरत महसूस हुई, सिर्फ अपने लिए एक रोल चुनने के लिए या कोई और वजह थी? नहीं, एक रोल चुनने के लिए, और बहुत साफ था कि हाय एक रोल के लिए ही था हमेशा से। एक अच्छा कुछ नया काम करना चाहता था, अच्छी फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था, और ऑडिशन में दे रहा था, डायरेक्टर्स को मिल रहा था, प्रोड्यूसर्स को मिल रहा था, सारी कोशिश कर रहा। मैं बैठता नहीं हूँ, लगा रहता हूँ। और लिखने की रुचि आपकी शुरू से थी, जैसा कि आपने कहा कि ऑडिशन तक में आपने लिखा खुद के लिए? वो तो मैं मजबूरी का खिलाड़ी हूँ। मजबूर हो जाऊंगा तो फिर पता नहीं मैं क्या करने पे तुल जाऊँ, मुझे नहीं मालूम। वो एक अलग चीज़ है कि जैसे मेडिकल था, आपको बता रहा हूँ, मेडिकल में जब मुझे पता चला कि अगर मैं यूजी टॉप कर गया तो वो पीजी में मुझे बॉम्बे में एडमिशन मिल सकता है। अरे वाह। जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन एक ऐसा टनल होता है कि पहले तो 8 लाख सिर्फ उत्तर प्रदेश में अगर मेडिकल के लिए लोग बैठते हैं तो उसमें से फिल्टर होके करके कुछ 1400 कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है। अब ये 1400 है। अब इसमें से जब आगे बढ़ते हैं तो पीजी जिसमें कुछ दिखता नहीं, बहुत कम लोगों को मिलती है। तो ये था कि अगर पीजी में मुंबई में हो गया तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो फिर पढ़ना शुरू किया, टॉप कर गया यूजी। मुझे अभी किसी ने थोड़े दिन पहले कि बोर्ड पे नाम लिखना था तो परसेंटेज चाहिए था,
कॉलेज के लिए, जो भी हर साल के टॉपर लोग हैं, मैं भूल भी गया था। तो वो होता है, पता नहीं सवार हो जाता है कुछ जी, जब ये काम करना तो वो धुन सवार हो गई फिर से। हाँ, मतलब एक बार जब मन बना लेता हूँ, धुन तो पता नहीं कहूँगा, एक बार जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए और ये ज़रूरी है, तो फिर पूरी तरीके से करता हूँ उस चीज़ को। मतलब दिल लगा के ठीक से करता हूँ उस चीज़ को, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। जी जी। और कितना कर पाऊंगा मुझे नहीं पता होता, लेकिन फिर किसी को सीसीटीवी लगा के देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ईमानदार हूँ। तो इस कहानी को चुनने की वजह आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड था। हाँ, मैंने स्पोर्ट्स में बहुत कुछ देखा है। मैं नेशनल प्लेयर, मैंने बताया, मैंने 6 नेशनल खेले हैं बास्केटबॉल में। बहुत सारी ऐसी बातें जानता हूँ, अनुभव किया था और सुनी थी, देखी थी, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है और बहुत कम लिखा जाता है। अक्सर हमें किसी खिलाड़ी के बारे में तब पता चलता है जब खिलाड़ी किसी बहुत बड़ी प्रतियोगिता में कोई मेडल ले आता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के पहले की जो जद्दोजहद है उसके बारे में भी जानकारी तभी होती है लोगों को जब वो मेडल आ चुका होता है। लेकिन उस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब वो मेडल के रास्ते में होता है, जब वो परिश्रम कर रहा होता है, जब एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, जब एक अच्छी डाइट की जरूरत पड़ती है, और इस भरोसे के साथ कि मैं कर लूंगा। उस खिलाड़ी के का जो सपना है, उस सपने में भरोसा रखना, वो उस खिलाड़ी को बड़ा बनाता है। वहां खड़े होने वालों की संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर खिलाड़ियों का मैंने देखा या तो घर से किसी का सपोर्ट, अब जैसे सचिन तेंदुलकर सर हैं, सारी दुनिया जानती है, बहुत बड़ा योगदान है। मैंने भी पढ़ा है और देखा है, सुना है कि उनके जो बड़े भाई हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने वो भी बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं और उन्होंने अपना सब कुछ सचिन तेंदुलकर सर को गाइड करने में, उनको वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सकें, एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी चीज़। तो ऐसे भाई या ऐसे माँ बाप या ऐसी बहन या ऐसा कोच या कोई ऐसा भरोसा करता है, फिर वो प्लेयर उससे इमोशनली जुड़ जाता है, क्योंकि उसको पता है हर दिन कितना कठिन था और इन्होंने मेरे लिए क्या किया है, क्योंकि तब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे ही मेरे फिल्म में जो किरदार है संजय कुमार का, जो रवि किशन सर ने किया है, ये वही किरदार है जो भरोसा करता है, अपने सपने को, अपना सपना जा चुका है, बह चुका है कि इस लड़के को तैयार करूं, क्योंकि इसका भविष्य जो है उनको दिखता है, क्योंकि उन रास्तों से वो जा चुके हैं। तो वो बड़ी ज़रूरत होती है। तो ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों को मैंने देखा जो ख़त्म हो गए। जी जी जी। बहुत अच्छे थे लेकिन ख़त्म हो गए। और ज़िंदगी की, मतलब 2 रोटी की जो जद्दोजहद होती है, नून तेल लकड़ी, रोटी कपड़ा मकान, जो मारा मारी है, पिस गए। ऐसे बहुत सारे अनुभव देखे, बहुत सारी चीज़ें सुनी कि प्लेयर्स जो है कुछ ऐसे भी हैं जो 6 बजे जाके झाड़ू पोछा करके भाग जाते हैं, क्योंकि वो 9 बजे जब ऑफिस आएगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेडल लिया, पहले पायदान पे या दूसरे पायदान पे खड़े रहे, अखबारों में तस्वीरें छपी, हमेशा अपने पूरे बैच में कुछ बेहतर करते रहे, और उनका स्टेट ऑफ माइंड कभी नहीं था कि ज़िंदगी में ये भी करना पड़ेगा। काम की बात नहीं है, उनका जीवन को लेकर के नज़रिया अलग था। बिल्कुल। लेकिन कहीं उलझ गए। जैसे मेरी फिल्म में जो बहुत खूबसूरती से आया है वो। हाँ, जो पिताजी का है या कोचेस के थ्रू जो चीज़ होती है कि एक प्लेयर के, आप ज़्यादातर बहुत सारे प्लेयर जो है कमज़ोर घरों से हैं, तो उनको मदद चाहिए। अब घर का एक दबाव होता है कि अगर थोड़ा सा खेल लिए और अगर कोई नौकरी मिल रही है तो कर लो, और फिर उस नौकरी में, क्योंकि बड़ा इमोशनल सा रीज़न होता है कि बेटा, मतलब पापा इतने दिन से जो है अकेले हैं, थोड़ा लग जाओगे तो, फिर बहन है, शादी होने वाली है, या ऐसे 10 रीज़न होते हैं, किसी के घर में कोई बीमार है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं मेरे दोस्तों की लाइफ में। तो ये होता है नौकरी कर लो। अब जैसे नौकरी लगती है तो कोई मौसी के यहाँ से, मौसा के यहाँ से, मामा चाचा के यहाँ से, या दूर का कोई
या अगुआ कोई चला आता है रिश्ता लेके, फिर ये होता है भाई ब्याह कर लो, मतलब शादी कर लो, अब वो एक शुरू हो जाता है। तो अब एक से तो निकले आप, एक इच्छा पूरी की आपने घर वालों की, चलो नौकरी कर लेते हैं, खेलते हैं, फिर ये होता है शादी कर लें, वो उम्र ऐसी रहती है कि इतना समझ में भी नहीं आता, और कुछ अपनी कमजोरियां और कुछ परिस्थितियों की मारामारी, उसमें लगता है शादी कर लेंगे क्या बुरा, तो शादी भी कर लेते हैं। जब शादी कर लेते हैं तो पिक्चर में जो सीन है कि खासकर पहलवानों मुक्केबाजों को तो कुछ कर लेने के बाद ही शादी करनी चाहिए, फिर कुछ कर लेंगे तो सारी चीजें बदल जाती हैं। और ये सब करके मैं ये नहीं बोलता किसी के लिए क्या नियम हो सकता है पता नहीं, हो सकता है शादी के बाद आप बहुत कुछ कर ले जाएं, बट वो डिपेंड करता है आपके परिवार पे, आपके पार्टनर पे, कि किस तरीके से सारी चीजें देखी जा रही हैं, कैसा सहयोग मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शादी के बाद मैजिक किया है, ऐसा नहीं है, ये नियम नहीं है, बट जो देखा था, जब शादी हो जाती है तो फिर होता है कि बच्चा कर लो, नाती पोता देख लेंगे, बाबा जो है वो लगातार एक कुचक्र सा कह कुछ ना लेंगे। कुछ आता रहता है कि बाबा की हो गए, बाबा आए थे या नाना आए थे, नानी आई थी, तो ये था कि भाई मुंह देख लेते, है ना, पोता पोती का या दादा, तो मतलब कुछ पता नहीं, खत्म होता नहीं है। और उसमें क्या होता है कि खिलाड़ी खेलना चाहता है और चाहता है कि सब ठीक ठाक रहे, खिलाड़ी ज्यादातर रहते हैं मस्त, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन एक बार जब इसमें एक किस्म का ट्रैप है, और उसमें होता ये है कि वो चाहता है कि कोच खुश रहे, वो तो कोच खुश तब होंगे जब आप अच्छा खेलोगे, परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल। अब चाहता है कि माँ बाप खुश रहें, माँ बाप खुश रहेंगे जब उनके मन वाली होगी, तो गोड़ नहीं दबाएगी, दिक्कत है पिक्चर में है, तुमने कब हमारी अम्मा गोड़ दबाए हैं, लेकिन अब ऐसे फादर मिले तब तो वो एक अलग ही है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। पत्नी खुश होती है, पत्नी को खुश करने में आप तमाम काम करते हैं तो माँ बाप छूटे जाते हैं, माँ बाप को खुश करने में आप कुछ करते हैं तो पत्नी छूटी जाती है, दोनों को खुश करने में एक बैलेंस ढूंढ लेते हैं तो खुद छूट जाता है। अब तीनों को भी अगर बैलेंस कर लिया, सुपरमैन आप है तो पता चलेगा ऑफिस के बॉस नाराज हैं यादव जी, या जो भी आपके बॉस हैं, जी जी जी। तो ये एक ऐसा मन में जैसे चक्रव्यूह में फंसता है ना, ये किस्म का जीवन का चक्रव्यूह में खिलाड़ी जाता फंस। अब हर खिलाड़ी के पास ऐसे गुरु द्रोणाचार्य जैसे नहीं होते, उससे कैसे निकलेंगे? तो ऊपर से मिडिल क्लास परिवार से जो बच्चे हैं, जो सामाजिक दबाव है, तो आप बहुत ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट ऐसे बड़े डिसीजन भी आप नहीं ले सकते। तो मैंने तो अभी आपसे एक दूसरी कहानी सुन ली जो एक अलग से फिल्म बन सकती है इसमें, नहीं, जो एक खिलाड़ी है, नहीं इसमें हाँ। खिलाड़ी की एक पूरी जर्नी और कैसे उसका असफल होना, इसमें तो और सारी चीजें भी आ गई, जहाँ मिश्रा जी भी थे, संजय कुमार जी भी थे, और तमाम बातें थी। हम लोग फिर वहीं पे आते हैं, जो आपने स्क्रिप्ट लिख ली और फिर आपने कहा कि यात्राएं शुरू होगी, उसके बाद वो क्या हुआ? फिर स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं मिलना शुरू किया, स्वाभाविक सा था, और मिलता रहा, तो मुझे ये लगा था कि 6 महीने या 1 आध साल में कोई ना कोई तो मिल जाएगा। और मुझे पता था कि ये बॉक्सर है तो फिजिकली जो है स्टेमिना बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बॉक्सिंग बिना स्टेमिना के, और कहा भी जाता है कि आपको अगर अपनी स्टेमिना चेक करनी है, आप बहुत फिट है ना, और आप अपनी स्टेमिना चेक करें 3 मिनट के लिए बॉक्सिंग रिंग में खड़े हुए, सब पता चल जाएगा। तो मैंने स्टेमिना और स्ट्रेंथनिंग की ट्रेनिंग शुरू कर ली थी स्क्रिप्ट खत्म करने के बाद। अब वो सिलसिला 2.5 साल 3 साल में खींचे जाएगा ये नहीं पता। अनुराग सर का आना हुआ कुछ 2.5-3 साल के बाद। मैं होता ये था कि मैं जाता था, मिलता था, स्क्रिप्ट पसंद आती थी लोगों को, ज्यादातर लोगों को पसंद आई। दिक्कत ये होती थी कि मेरे साथ नहीं बन पा रही, वो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, उसको मैं समझता हूँ कि मेरे साथ नहीं बन पा रही। मैं होता ये था विनीत आप कोई और रोल कर लो, या ये होता था विनीत एज ए राइटर आ जाओ। वो एक वो टेंडेंसी है कि आप उनके बैक ऑफ द माइंड में रहता है कि आप हीरो मटेरियल नहीं हो। अब वो पता नहीं, मैंने तो इस तरीके से कभी पूछा नहीं किसी से, लेकिन हाँ अब जितना कुछ चीजें जो समझता हूँ, कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं
वो भी अपनी जगह सही है। तो मैं कभी इस तरीके से नहीं लेता था कि अरे मैं आया था और इन्होंने ऐसा बोल दिया, ना ना ना। मैं ऑफिस से निकलता था और बड़ा खुश खुद को बोलता था, भाई कुछ तो बढ़िया है कि सर पैसा लगाने के लिए तैयार है। अच्छा अच्छा, स्क्रिप्ट में कुछ है। हाँ, कुछ तो है। हाँ हाँ। भाई आप चले जा रहे हैं एक ऐसे टनल में जिसका दूसरा छोर कहाँ है पता नहीं, तो कुछ तो खुद को अच्छा बोलना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये करता रहा कि जहाँ भी इतनी चीजें इकट्ठी हो गई उसमें जो एक छोटा सा ही सही कुछ अगर अच्छा है वो कुछ लेकर के बढ़ लेता था। जो कुछ पॉजिटिव दिख रहा जो है। थोड़ा सा मिला उसको लेकर के बढ़ लेता था, बाकी छोड़ देता था। जी, जी। वो बोझा लेके मैं चल नहीं पाऊंगा, पहले ही सवाल बहुत थे। तो खुद को यही बोलता था कि कुछ तो अच्छा है, तभी इन्होंने ये बोला कि विनीत कोई दूसरा रोल कर लो, बनाते हैं। कुछ तो अच्छा है जो ये बोल रहे हैं कि विनीत एज ए राइटर आ जाओ। तो ऐसे खुद को मोटिवेट करता था। फिर अगला दरवाजा कहाँ खटखटाना उसका प्लान करता था। बाद में अनुराग सर के पास एक्चुअली मैं नहीं गया था क्योंकि अनुराग सर ने ये बोल दिया था अगली के बाद कि विनीत तुम्हारे साथ 3 फिल्में हो गई हैं, अब मैं जल्दी कुछ तुम्हारे साथ करने वाला हूं नहीं, तो अब तुम भाग लो। तो मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि मैं किस मुंह से जाऊं। नहीं तो जाऊंगा तो ये हो गया, तो गले ही पड़ गया एकदम से। मैं सोच ही नहीं रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि सर ने ये बोला है तो क्या बोलेंगे। और उस समय ये बातें मतलब ऐसा था कि अब अगली फिल्म तो बनी थी 2013 में, लेकिन वो नो स्मोकिंग की फाइट शुरू हो गई और वो फिल्म 2013 में कैन फिल्म फेस्टिवल में थी। वो रिलीज हुई दिसंबर 2014 में, बट मेरे लिए तो जनवरी 13 में आपका नाम बिल्कुल बिल्कुल। तो तभी ये हो रहा था कि अरे अभी तो बोला था इसको, अभी फिर आ गया एक लेकर के, तो नहीं जा रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि पैंटम में पिच करता हूँ जो सर की कंपनी है। पिच करने के पहले एक बार अनुराग सर से फीडबैक तो ले ही सकता हूँ, उसके लिए तो मना नहीं किए हैं। फीडबैक ले लेता हूँ बिकॉज वो अपनी कंपनी को ज़्यादा बेहतर जानते हैं और इस तरीके से क्या वो लोग सोच रहे हैं सर को ज़्यादा बेहतर पता होगा, उनकी क्रिएटिव जो भी टीम है। तो फीडबैक ले लेता हूँ, उसे इनकॉर्पोरेट करूँगा और फिर पिच करूँगा। और इस सोच के साथ मैंने स्क्रिप्ट अनुराग सर को बाउंस की। सर का एक दिन फोन आया उसके बाद कि विनीत मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट भी मुझे नहीं लगता कि बात हुई होगी, 1 मिनट से कम बात हुई होगी। और ये मुक्काबाज की पहली ईंट वहां पे पड़ी। अभी तक तो सब हवा में चल रहा था मेरे दिमाग में। मैं रोज खुद को समझाता था कि अपनी पिक्चर तो बनेगी, मेरी पिक्चर बनेगी। और ये हिम्मत जुटा के 2 घंटे रोज जाके ट्रेनिंग करता था कि कभी तो बनेगी, तैयार रहो तो। और बीच में मतलब एक आध मीटिंग ऐसी भी हुई थी कि लगा कि फिल्म शुरू हो जाएगी और मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिलेगा, मैं फिजिकली तो फिट। तो मैंने बॉक्सिंग भी शुरू कर दी मुंबई में, लेकिन उसका भी फायदा हुआ कि यहाँ ज़्यादातर MMA की ट्रेनिंग है और बॉक्सिंग की कुछ एक ट्रेनिंग ऐसी थी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, पैसे नहीं थे क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा था ज़्यादा, तो दिक्कत बहुत हो रही थी। लेकिन हाँ 4 महीने ये चला अनुराग सर के पास पहुँचने के पहले। और अनुराग सर ने वो बोला कि विनीत मैं डायरेक्ट करूँगा, तुम्हारे साथ करूँगा, मेरी 2 कंडीशन है, बॉक्सर नहीं बने तो मैं पिक्चर नहीं बनाऊँगा। अरे वाह। इस तरह और स्क्रिप्ट में मैं मेरे हिसाब से चेंजेस करूँगा। मैं सच बताऊँ, मैं बड़ा मतलब उस दिन मुझे राहत वाली जो होती है जिसको बोलते हैं कि राहत की सांस ली, वो वाली सांस मुझे आई। मुझे एज एन एक्टर काम करने में मजा आता है, इसी के लिए तो मैं आया था। अब स्क्रिप्ट एक सुरक्षित हाथ में थी, मुझे अब सोचना नहीं था। एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर जितना बोलूँ कम है उनके लिए। तो वो अब एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली थी और मुझे आज़ादी मिल गई थी इस सेंटेंस में कि मैं एज एन एक्टर अपने काम पे फोकस कर सकता। बस मैंने सामान वामान पैक किया और मैं भाग गया, मैं पटियाला भाग गया। लेकिन जितना असुरक्षित माहौल है मुंबई का और जैसे चीज़ें आखिरी क्षणों में बदल जाती हैं, तो ऐसा कौन सा विश्वास था अनुराग के उस बात में कि तुम बॉक्सर बन के आ जाओ, मैं फिल्म बना दूंगा? कहीं भी मन में संदेह, कहीं भी मन में ये नहीं था कि अगर लास्ट मोमेंट पर कुछ गड़बड़ हो गई तो सारी 2 साल की मेहनत, आप बॉक्सर बनने तो आए नहीं थे।
नहीं, आप तो एक्टर बनने आए थे। अनुराग सर भी वो मतलब वो दशरथ का वचन देके फंस गए थे। हाँ, उन्होंने एक बार बोला भी था कि मैंने बोल दिया और ये भाग लिया। अच्छा अच्छा। और अगला फोन किया तो अच्छा, आप जो करने चले गए अभ्यास, हाँ। उसका दबाव उन पर आ गया। हाँ, मतलब मैं उनकी बात इस तरह से ले ली क्योंकि मैं रोज दरवाजे खटखटा रहा था, मुझे एक रूम दिख गया था। और हाँ, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। मेरा अनुभव तो ऐसा ही रहा है कि आपने जो बोला कि इतना कठिन है और सारी चीजें बदल जाती हैं, वो बिल्कुल वो सब भी कहीं ना कहीं चीजें हुई थी। और बट भरोसा था और मैं भरोसे पे ही चलने वाला। मैंने बहुत सारी फिल्में भरोसे पे ही की हैं, मैंने कहीं सिग्नेचर नहीं किया एग्रीमेंट पे। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वजह से किसी की पिक्चर रुकी हो। और मुझे रिपीट किया गया है जहाँ भी मैंने काम जिसके साथ भी किया है, हर जगह मुझे ज़्यादातर रिपीट किया गया है कि चाहे जहाँ भी मैंने काम किया, एग्रीमेंट हो ना हो, वो है पता नहीं स्वभाव है, एज एन एक्टर है, क्या है मुझे मालूम नहीं कि हाँ कर देता हूँ तो मुझे खुद ही चिंता रहती है। तो निकल गया। ये भी था कि मैं जो कर सकता हूँ, मैं मेरा काम ईमानदारी से करता हूँ। बाकी मेरे तकदीर में क्या लिखा है वो मेरे हाथ में नहीं, क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरे हाथ में है। तो जो मैं कर सकता हूँ वो तो करूँ, ताकि अगर कभी हिसाब किताब जिंदगी का हो तो मैं खुद को ये तो बोल सकूं कि हाँ मैंने मेहनत की थी, मैंने कोशिश की थी, मैंने उसमें कमी नहीं रखी, लोगों तक वो बात नहीं पहुंची, वो मेरे हाथ में नहीं। मैंने ये भरोसे के साथ चुपचाप अपना काम शुरू किया था। पहले भी जो भी किया, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो या कुछ भी हो, मन बना लिया था तो करता था। फिर उसका फल क्या आएगा इतना सब नहीं सोचता, जो होगा होगा, छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हम प्लान नहीं करते, हो जाती हैं। तो अगर कुछ वैसा ही होना लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं काम ना करूँ ये तो नहीं। सही बात है। अब उन्होंने मतलब वो वैसा हो गया, उन्होंने वचन दे दिया, मैंने वचन जो है लेकर के अपने रास्ते तलाशने शुरू किए और बस पटियाला पहुंच गया, सब बेच बाच के ऐसे शुरू हुआ था।